राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में गुजरातरा प्रदेश में प्रत्यार वंश की स्थापना हुई। ये अपनी उत्पत्ति लक्ष्मण से मानते हैं। लक्ष्मण राम के प्रत्यार यानी द्वारपाल थे, अतः यह वंश प्रत्यार वंश कहलाया। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रत्यार कहलाए। तो आज हम बात करेंगे गुर्जर प्रत्यार वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख अभिलेखिक रूप से सर्वप्रथम हुआ है। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रत्यारों ने 6ठी सदी से 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया और भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। नीलकुंड, राधनपुर, देवली तथा करडार शिलालेखों में प्रत्यारों को गुर्जर कहा गया है। अरब यात्रियों ने इन्हें जुर्ज लिखा है। अलमसुद्दी गुर्जर प्रत्यार को अल गुर्जर और राजा को बोहरा कहकर पुकारता है, जो शायद अधिवराय का ही विशुद्ध उच्चारण है। चीनी यात्री हेन त्सांग ने अपने अभिलेखों में गुर्जर को कुचेलो तथा इसकी राजधानी को पिलोमोलो या बिलामाला बताया है। प्रत्यार नरेशों के जोधपुर और गटियाला शिलालेखों से प्रकट होता है कि गुर्जर प्रत्यारों का मूल निवास स्थान गुजरातरा था। एच सीरे के अनुसार इनकी सत्ता का प्रारंभिक केंद्र मंडोर था, परंतु अधिकांश इतिहासकार इनकी सत्ता का प्रारंभिक केंद्र अवंती या उज्जैन को मानते हैं। मनोत नैंसी ने इनकी 26 शाखाओं का वर्णन किया है। हम केवल उन्हीं शाखाओं का वर्णन करेंगे जो राजस्थान से संबंधित है। इनमें सबसे पहले बात करते हैं मंडोर के प्रत्यारों के बारे में। गुर्जर प्रत्यारों की 26 शाखाओं में यह सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण थी। जोधपुर और गटियाला शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण था जिसकी 2 पत्नियां थीं, एक ब्राह्मणी और दूसरी थी शत्राणी बद्रा। शत्राणी बद्रा के 4 पुत्र थे, भोगभट, कद्दक, रजिल और दह। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीता और गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना की। रजिल तीसरा पुत्र होने पर भी मंडोर की वंशावली इसी से ही प्रारंभ होती है। इस वंश के 10वें शासक थे शिलुक। इन्होंने वल्लभ देश के शासक भाटी देवराज को हराया। इनकी भाटी वंश की महारानी पद्मनी से बाउक और दूसरी रानी दुर्लभ देवी से ककुक नाम के 2 पुत्र हुए। बाउक ने 1837 ईस्वी की जोधपुर प्रशस्ति में अपने वंश का वर्णन अंकित कराकर मंडोर के एक विष्णु मंदिर में लगवाया। वहीं ककुक ने 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए जो गटियाला के लेख के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा गटियाला और मंडोर में जय स्तंभ भी स्थापित किए गए थे। तो अब बात करते हैं जालोर के गुर्जर प्रत्यार वंश के बारे में। इनमें सबसे पहले बात करते हैं नागवट प्रथम की। प्रसिद्ध शासक नागवट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में भीनमाल पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में इन्होंने उज्जैन को अपने अधिकार में कर लिया। उज्जैन इनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र हो गया। ये बड़ी प्रतापी शासक थे। इनका दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था, जिसमें तत्कालीन समय के सभी राजपूत वंश जैसे गुहिल, चौहान, परमार, चंदेल, चालुक्य, कलचुरी इनके दरबारी सामंत थे। इनके समय में सिंध की ओर से बलीचों ने आक्रमण किया और अरबों ने अरब की ओर से, पर नागभट्ट ने इन्हें अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया, जिसके कारण इनकी ख्याति काफ़ी बढ़ गई। इन्हें ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया। मलेच्छ अरब के थे जो सिंध पर अधिकार करने के पश्चात वहां से भारत के अन्य भागों पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। नागभट्ट को क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया, इसलिए इस शाखा को रघुवंशीय प्रत्यार भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम के उत्तराधिकारी ककुक एवं देवराज थे, परंतु इनका शासनकाल महत्वपूर्ण नहीं रहा, इसलिए हम सीधी बात करते हैं वत्सराज की। देवराज की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र वत्सराज अगले प्रतापी शासक हुए। इन्होंने बंडी वंश को पराजित किया तथा बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया। वत्सराज की रानी सुंदर देवी से नागभट्ट द्वितीय का जन्म हुआ, जिन्हें भी नागावलोक कहते थे। इनके समय में उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला और जैन आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की। वत्सराज ने ओशा के मंदिरों का निर्माण करवाया। ओशा सूर्य मंदिर व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ओसिया के मंदिर महामारू शैली में बने हुए हैं, लेकिन ओसिया का हरिहर मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। ओसिया राजस्थान में प्रत्यारों का प्रमुख केंद्र था। इन्हीं के समय में भारतीय
इतिहास में कनौज यानी कन्याकुब्ज को प्राप्त करने के लिए पूर्व में बंगाल से पाल, दक्षिण में माल्याखेत से राष्ट्रकूट एवं उत्तर पश्चिम से प्रतिहारों ने लगभग 100 वर्षों तक संघर्ष किया। इसे भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत वत्सराज ने की थी। इन्होंने कनौज के शासक इंद्रायुध को परास्त कर कनौज पर अधिकार कर लिया। इसलिए वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्हें रणहस्तिन भी कहा गया है। इनके समकालीन राष्ट्रकूट राजा ध्रुव एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने वत्सराज पर आक्रमण कर दिया और इन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद उसने पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। यह युद्ध गंगा और यमुना के दोआब में हुआ था। इसी कारण इस विजय के उपलक्ष्य में ध्रुव ने कुलचिन्ह में गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित करवाया। ध्रुव के यहाँ से चले जाने के बाद धर्मपाल ने इंद्रायुध, जो कि कनौज के शासक थे, जिसे वत्सराज ने पराजित किया था, शासन से हटाकर चक्रायुध को कनौज का शासक बना दिया। इसके बाद बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय की। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने 1816 ईस्वी में कनौज पर आक्रमण कर चक्रायुध को पराजित कर दिया, जिसको कि धर्मपाल ने शासक बनाया था, तथा कनौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया तथा 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया। इन्होंने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर मुंगेर पर अधिकार कर लिया। बकुला अभिलेख में इन्हें परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है। चंद्र प्रभा सूर्य के ग्रंथ प्रभावक चरित्र के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली। नागभट्ट के बाद उनके पुत्र रामभद्र ने शासन संभाला, परंतु अल्प शासन काल में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। इसके बाद बात करते हैं मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज प्रथम इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। ये रामभद्र के पुत्र थे। मिहिर भोज वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनका प्रथम अभिलेख वराह अभिलेख है, जिसकी तिथि 1893 विक्रम संवत यानी कि 1836 ईस्वी है। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज के समय भारत की यात्रा की और मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, जिसने अरबों को रोक दिया। कश्मीरी कवि कल्हण की राजतरंगिणी में भी मिहिर भोज के प्रशासन की प्रशंसा की गई है। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों को पराजित करके उज्जैन पर अधिकार कर लिया। इस समय राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण द्वितीय का शासन था। ग्वालियर अभिलेखों में इनकी उपाधि आदिवराह मिलती है। वहीं दौलतपुर अभिलेख में इन्हें प्रभास कहा गया है। इनके समय प्रचलित चांदी और तांबे के सिक्कों पर श्रीमदादिवराह अंकित है। स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए राज्यभार अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंपकर सिंहासन त्याग दिया। इसके बाद बात करते हैं महेंद्रपाल की। महेंद्रपाल के गुरु और आश्रित कवि राजशेखर थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, हरविलास और भुवन कोश की रचना की। इन्होंने अपने ग्रंथों में महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश, निर्भय नरेंद्र कहा है। महेंद्रपाल के दो पुत्र थे, भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम। भोज द्वितीय ने लगभग 3 वर्ष तक शासन किया। इन्होंने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। इसके बाद बात करते हैं महिपाल प्रथम की। जब तक महिपाल ने शासन संभाला तब तक राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने प्रतिहारों को हराकर कनौज को नष्ट कर दिया था। राजशेखर महिपाल के दरबार में भी रहे। राजशेखर ने इन्हें आर्यवर्त का महाराजा अधिराज कहा और रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा दी। इनके समय में अरब यात्री अलम सुदी ने भारत की यात्रा की। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि राजशेखर ने इनके पिता महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश और निर्भय नरेंद्र कहा और महिपाल प्रथम को महाराजाधिराज और रघुकुल मुकुटमणि कहा। इसके बाद बात करते हैं राज्यपाल। महेंद्रपाल प्रथम के बाद प्रतिहारों की सत्ता का विघटन होना शुरू हो गया। 1018 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने प्रतिहार राजा राज्यपाल पर आक्रमण किया। 1036 के लगभग प्रतिहारों के अंतिम शासक यशपाल थे और 1039 के आसपास चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों से कनौज छीनकर इनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। ये था आज का हमारा वीडियो गुर्जर प्रतिहार वंश पर। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपने सवाल और सुझाव कमेंट ज़रूर करिएगा।
अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।